हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, जो आज जैसा कि हमने बोला था आपको कि हम जो है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको शुरू करवाएंगे, तो आज उसकी जो है फर्स्ट क्लास है और फाइनली आज से हमने उस कोर्स को जो है स्टार्ट कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो हम क्यों ऐसा शुरू कर रहे हैं, तो वो मैं अब कोई उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर बात कर चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इस कोर्स को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके फीचर बता देती हूँ कि हमारी क्लास चलेगी कैसे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी क्लास होगी वो जो है मंडे टू सैटरडे होगी, यानी संडे को ऑफ रहेगा, संडे को कोई क्लास नहीं आएगी आपके पास। अब जो है यहाँ इसमें क्या क्या होगा गाइस, जो आपकी क्लास होगी यानी डेली जो क्लास होगी वो आपकी 3 पोर्शन में बटी होगी। 3 पोर्शन क्या होंगे, जैसे कि राइटिंग होगा इसके अंदर, और जो है फिर रीडिंग साथ में चलेगी, और जो है सी के साथ जो है स्पोकन होगा या स्पीकिंग होगी। यानी ये तीनों पोर्शन हम साथ लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो जो है राइटिंग के ऊपर रहेगा। अब राइटिंग में हम क्या करेंगे, ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्लीट ग्रामर हम इसके अंदर करेंगे। जो जो हर वो चीज को लेके आएंगे, क्योंकि ग्रामर ही वो चीज है गाइस जो आपको जो है राइटिंग सिखाती है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, कैसे जो है करेक्ट इंग्लिश को लिखना सीखे आप, सही इंग्लिश आपको कैसे लिखनी आए। क्योंकि गाइस वैसे तो हम कुछ भी लिख देते हैं, थोड़ा बहुत हमें लिखना भी आता होता तब भी काम चल जाता है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या जैसे आप क्लासेस के पेपर देते हो, तो अगर उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप जो है उसमें उतना मार्क्स आपको मिलता नहीं है जितनी आपकी मेहनत लगी होती है उसमें। तो ये आपको जो है जो ग्रामर है कि उस ग्रामर को यूज कैसे करें फिर आप राइटिंग के अंदर, तो इसमें जो है पूरी कंप्लीट ग्रामर करवाई जाएगी आपको, और उसको हाउ टू यूज ग्रामर इन मेकिंग सेंटेंसेस, की सेंटेंसेस बनाने में उस ग्रामर का यूज कैसे किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इजी से चलेंगे हम, इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट का मतलब ये है कि भाई पहले हर इजी टॉपिक लेंगे और फिर उसका जो है अप लेवल तक चलेंगे, यानी ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, उस टॉपिक तक हम उसको लेके कवर करेंगे, तभी हमें राइटिंग आती है। क्योंकि गाइस राइटिंग क्या है कि कोई एक दो टॉपिक की नहीं होती है। जब आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें जो है टेंसेस भी यूज किए जाते हैं, उसमें जो है नाउन प्रोनाउन भी यूज किया जाता है, उसमें जो है प्रेपोजिशन भी यूज की जाती है। तो हाउ टू यूज दीज टॉपिक्स इन अ सेंटेंस, कि कैसे यूज करना चाहिए, तो पहले इन टॉपिक को करेंगे फिर साथ में इनको यूज करना भी बताया जाएगा। अब जो रीडिंग है, रीडिंग में भी यही होगा कि इजी टू डिफिकल्ट चलेगा, यानी कि इजी टू डिफिकल्ट का मतलब ये है कि जैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा फोकस जो है राइटिंग के ऊपर रहेगा, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया कि आपको करेक्टली जो है एक लिखना आ जाए, सही तरीके से लिखना है, ग्रामेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे लिखना चीज को आए, क्योंकि वो हमारी जो है हमारी जो सिलेबस है, जो हमारा एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट है, या हमें लिखना आना चाहिए, अपने आप को सही तरीके से जो है एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा हम कहीं जाते हैं एप्लीकेशन तक लिखने में घबराते हैं, तो वो क्या है कि हमें लगता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, ये ना लिख पाए कि ये लिखना था वो लिखना था। तो वो क्या है कि ये नहीं है कि आपका एग्जाम, वो तो है एग्जाम तो है, अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हो वो तो है राइटिंग का, लेकिन ये नहीं है कि हम इन दोनों पोर्शन को अवॉइड करेंगे, इनको भी लेंगे, लेकिन इसमें भी यही होगा, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। तो इसमें जैसे जो मुझे चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो आपको साइड बाय साइड देती रहूंगी, और इसमें जो हमारा डिफिकल्ट लेवल होगा वो न्यूज़पेपर तक चलेगा, यानी आपको जो है न्यूज़पेपर भी रीड करना, कि अगर आप न्यूज़पेपर को रीड कर लेते हैं गाइस, रीड करने का मतलब खाली रीड करना नहीं होता, रीड करने का मतलब ये होता है कि आप जो कंसेप्ट को समझ जाएं कि इसमें लिखा क्या है। जैसे आप हिंदी का कोई पढ़ते हो कुछ पैसेज और उस हिंदी के को अच्छे से ये समझ जाते हो कि इसके अंदर जिस्ट क्या है। अगर ऐसे ही आप एडिटोरियल पेज पढ़ते हो और उसका जिस्ट समझ लेते हो तो फिर उससे ऊपर इंग्लिश कुछ होती नहीं है। तो यहाँ पे टॉप लेवल होता है एडिटोरियल, जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज होता है वो, तो वहां तक लाने की कोशिश होगी आपकी। उसके बाद स्पोकन है, स्पोकन में भी यही है कि इजी टू डिफिकल्ट चलेगा, तब तक हमारी जो है राइटिंग जो है काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी, तो फिर फोकस जो है इन चीजों के ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे जो चीज आएगी फिर जो है स्पोकन की तरफ होगा। गाइस इस सब प्रोसेस में 3 से 3.5 महीने नॉर्मली लग जाते हैं, और इसमें आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम देना है। 35 to 40 मिनट की आपकी क्लास होगी, और जो है इतना ही टाइम आपको जो होमवर्क है, जो होमवर्क मिलेगा आपको, एक्सरसाइज वगैरह मिलेंगी वो कीजिए आप।
तो इतने टाइम पीरियड में इजीली आप कर पाएंगे। और फिर ये आपके ऊपर है कि आप अपने बेस को कितना इंप्रूव करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी चीजें हैं। तो ये हुआ आज कि हम इस तरह से अपने टॉपिक को करेंगे डेली जो होगा। तो इसमें यही है गाइस कि अगर आप रेगुलर रहते हैं और डेली जो काम किया जाता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना आए, तो डेफिनेटली आएगी। आई विल गारंटी यू कि आप कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने जो टॉपिक की स्टार्टिंग दी है, यानी मैं इस कोर्स को या इस क्लास को जो शुरू करने जा रही हूँ, बिल्कुल जो है 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लास को देखने वाले वो स्टूडेंट भी होंगे जिनका अच्छा बेस होगा, जिनका जो है वो भी होंगे जिनका एवरेज बेस होगा, और वो भी होंगे जिनका जो है बिल्कुल जो है बिलो एवरेज बेस होगा, यानी जिनको ज्यादा ही दिक्कत होगी। तो मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि बिल्कुल 0 लेवल से उठाया जाए। और ये ऐसा नहीं है गाइस, हो सकता है आपको आते हो वो टॉपिक, तो ये नहीं है कि भाई आपको उसमें जो है कुछ नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसे हम जो है जब टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वैसे तो हमारी इंग्लिश की जो शुरुआत है वो एबीसीडी से होती है, लेकिन सिर्फ मैंने एबीसीडी को छोड़ा है। एबीसीडी आप सबको आती होगी, तो मैंने उसको नहीं वहां से नहीं उठाया है, सिर्फ जो है उसको छोड़ के और बाकी बिल्कुल 0 लेवल उठाया है। तो अगर हम ये बात करते हैं गाइस कि टेंस कितने होते हैं, तो एक तो ये है कि आप जो है किसी टॉपिक को देख के घबराइए मत कि जैसे मान लीजिए आपको टेंस नहीं आता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में टेंस बोल दिया वर्ड, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है कि वो हर चीज बिल्कुल इजी तरीके से बताई जाएगी आपको, और वो आपको समझ में आएगी। ये जो है मेरा भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतने स्टूडेंट को जो पहले सिखाया हुआ है, तो उसी से पता है कि ये चीजें काम करती हैं। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस, आपको फॉलो करना है चीजों को, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन देम, और उनके ऊपर आपको जो है क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, अगर हम ये कहें कि 3 टेंसेस होते हैं, उसमें जो है टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट होता है, और जो है पास्ट होता है, और फ्यूचर होता है। ये सब आपको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अगर हम बात करें कि इनके जो है 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, और जो है परफेक्ट, फिर इसके बाद जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो है इस तरह से आपके पास जो है टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं, यानी आपके पास कितने टेंसेस हुए, 12 टेंसेस हो जाती हैं। लेकिन गाइस इनके अलावा भी 3 टेंसेस और माने गए हैं, यानी अगर हम इनकी बात करें, इनको छोड़े थोड़ी देर के लिए एक साइड, तो इनके अलावा भी 3 टेंसेस और माने गए हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे हम ये कहें सिंपल प्रेजेंट, और जो है सिंपल पास्ट, और जो है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ये जो है इस तरह से हमारे पास 3 टेंसेस और हैं। और जो है सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या आता है गाइस, इज एम आर, और सिंपल पास्ट में क्या आता है, वॉज वर, इस तरह से जो है, और यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, हैड। अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 को हम अलग से क्यों लेते हैं, यानी जहां 12 पे है वहां अगर ये 3 और जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता, 15 टेंसेस हो जाते, तो 15 तक क्या हमें काउंटिंग नहीं आती। तो फिर ये जो है इनको हम अलग से क्यों लेते हैं, यानी इन 12 में शामिल इनको क्यों नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्योंकि गाइस क्या होती है, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या होती है, प्रैक्टिस की होती है। जैसे हम नॉर्मली आपने सुना होगा सभी से कि आप जो प्रैक्टिस करो, तो क्या हम हिंदी को जो सीखते हुए, जैसे आपने एक बड़ा एक पैट सा सेंटेंस सुना है कि हिंदी को सीखते हुए क्या हमने कभी ग्रामर सीखी थी, क्या हमने ये देखा था कि भाई हम कौन सा टेंस बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन आप एक बात बताइए गाइस, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाने वाले जो है 60 से 70 लोग, और इससे भी ज्यादा होते हैं जो उसके सामने बोलते हैं, और बच्चा स्टार्टिंग के 2.5 साल तक, 2 से 2.5 साल तक जो है वो सिर्फ सुनता रहता है उन चीजों को, यानी उसको इतना एनवायरनमेंट दिया जाता है। और इससे जो है, चाहे आपका जो जैसे हमारे घर में जो माहौल होता है,
जैसे क्या होता है कि भाई अगर हरियाणवी बोल रहे हैं हमारे घर में तो बच्चा जो ऑटोमेटिकली सीख जाता है, हिंदी बोल रहे हैं जिस घर में तो वो भी जो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या, उसको एनवायरनमेंट इतना प्रोवाइड किया जाता है कि पूरा परिवार उसके सामने बोल रहा होता है। जब बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है तो बिल्कुल छोटा होता है, जब समझता है नहीं समझता, फिर भी उसको कुछ ना कुछ लाड करके कोई ना कोई वर्ड बोलते हैं उसके सामने, और वो बच्चा उन वर्ड को जो है 1.5-2 साल तक सुनता रहता है और फिर धीरे धीरे वर्ड के वर्ड बोलता है। और वो जो है फिर जैसे शब्द बोलेगा, पहले जैसे अपनी मदर से दूध बोलेगा, माँ बोलेगा, ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो जो है फिर सेंटेंस में लेके आता है। कई बार उसके ग्रामेटिकल सेंटेंस टोटल गलत होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इस प्रैक्टिस में उसको 3 से 4 साल आराम से लगते हैं बच्चे को भी फ्लुएंट बोलने में। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो तो क्या है कि वो मदर टंग है हमारी। अब इस मदर टंग को भी सिखाने में देखो कितने लोग जो है उस पर लग जाते हैं। तो ये बात ठीक है कि वो प्रैक्टिस से आती है, एनवायरनमेंट से आती है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है हमारे घर में कौन बोल रहा होता है, कोई नहीं बोल रहा होता है। नॉर्मली जो है हरियाणवी या हिंदी बोल रहे होते हैं। तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा जो है वो सीख जाएगा बिना ग्रामर के या बिना जो है उसको रूल रेगुलेशन को समझे हुए कैसे सीख जाएगा। तो कैसे सीखेगा वो जब पूरा परिवार जो है उसके सामने जो है हिंदी में बोल रहा है, तो एक बच्चा कैसे सीख सकता है? उसको एनवायरनमेंट हम दे ही नहीं रहे। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप प्रैक्टिस से सीखें, एनवायरनमेंट बनाएं। एनवायरनमेंट नहीं पॉसिबल है तो फिर जो है बाद में प्रैक्टिस दोनों में जरूरत पड़ती है गाइस। तो जब जो है बच्चे के सामने हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो हमारे सामने एक ही है कि हम उसको ग्रामर के थ्रू, जैसे अब हम जो बच्चे 10th में या हो गए या +2 में आ गए, अब उसके सामने एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा। हमारा इंग्लिश का टीचर भी हिंदी में पढ़ा रहा था, उस ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उसकी मजबूरी है। उसके सामने जो बच्चे बैठे हैं वो हिंदी में सीखने वाले हैं, वो हरियाणवी में समझने वाले हैं, तो उनको वो बातें ही बोलनी पड़ती है जो उसका जो कंसेप्ट क्लियर करवा दे। तो गाइस ये क्या है कि भाई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा। अब मुश्किल जो 40 मिनट का पीरियड होता है स्कूल कॉलेज के अंदर, उसके अंदर भी कितनी इंग्लिश बोली जाती है। तो ये देखिए कि हिंदी का कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, हिंदी जब बच्चा सीखता है उसको 3-4 साल तक पूरा परिवार, पूरी सोसाइटी जहां जहां वो निकलता है उसको वो बोलने वाले मिलते हैं तो वो नेचुरल तरीके से सीख जाता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो जो है वो माइनर में चला जाता है सब कुछ। तो गाइस हमें जैसा मिला है एनवायरनमेंट, यानी अगर हम एनवायरनमेंट जो है नहीं मिला है तो जो चीजें हमें मिली है इजीली उससे हम सीखेंगे उन चीजों को। हाँ ये जरूर है कि बाद में दोनों ही सिचुएशन में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे एक अंग्रेज का बच्चा भी तो इंग्लिश सीखता हो क्योंकि वो उसकी मदर टंग है, वो नेचुरल तरीके से उसके घर में ऐसी बोली जाती है तो वो बच्चा नॉर्मली सीख जाता है। तो हमें जो है इन इश्यू में नहीं पढ़ना है गाइस कि भाई वो क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हमारे लिए ये है कि हम कैसे सीख जाएं, हमारे लिए ये इश्यू है। तो आप जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 12 टेंसेस होते हैं इसके अंदर, 12 टेंसेस जो है, फिर मैंने इसके अलावा आपको 3 टेंसेस और बताए। तो मैंने ये क्वेश्चन कहा आपसे, तो अगर आप जो क्वेश्चन की पुटिंग करते हैं अपने आप से तो इंग्लिश जो है वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। यूं ही कोई धड़ल्ले से कुछ चीज नहीं डाली होती इसमें भी एक पूरा सिस्टम होता है। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट सिस्टम, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिस्टम। तो आपको जो है जैसे अभी मैंने क्या बोला कि 12 और 3 को जोड़ दे तो 15 टेंसेस हो जाते हैं। क्या हमें 15 तक जो काउंटिंग नहीं आती? डेफिनेटली आती है। तो फिर हम इनको अलग से क्यों रखते हैं, इन 3 को अलग से क्यों रखते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है। तो इसको 3 को जो अलग से रखने की वजह ये है गाइस, एक मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसको बोला जाता है। तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब ये होती है, यानी जो ये 3 टेंसेस होते हैं इनके अंदर मेन वर्ब नहीं होती, नो मेन वर्ब। और जो ये 12 टेंसेस होते हैं इनके अंदर जो है क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होती क्या है? मेन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है गाइस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, अब मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया का जैसे अगर हम कहें मुख्य क्रिया का मीनिंग या मेन वर्ब का मीनिंग होता है कि ऐसी वर्ब है, कि ऐसी क्रिया जिससे आपका एक्शन पता चलता है। एक्शन यानी कि जिससे आपका जो है काम पता चलता है। बिल्कुल हर चीज को जो है बिल्कुल स्लाइटली लेके समझिए, अपनी डेली रूटीन की चीजों से लेके समझिए इसको। मतलब हैवी रूल की तरफ जाएंगे नहीं, हम रूल भी करेंगे लेकिन वो ये है कि बिल्कुल उसको पहले इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि मेन वर्ब क्या होती है?
मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी ऐसी वर्ब क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिससे हमारा एक्शन पता चलता है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो जैसे इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो टीच है, पढ़ाना है कह लीजिए, या टीच जो है वो क्या है, उससे मेरा काम पता चल रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग एट प्रेजेंट। तो मैं इस टाइम पे कर क्या रही हूँ, ये जो है मेरा काम, इससे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। और अगर आप पढ़ रहे हो तो यानी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, यानी कि स्टडी और टीच ये क्या है, इससे मेरा एक्शन पता चलता है, इससे आपका एक्शन पता चलता है। और अगर हम ये कहें कि भाई जैसे कोई गया है कहीं, तो गो क्या है, उससे उसके जाने का एक्शन पता चलता है, यानी उसका काम ये, उसने ये काम किया। कोई आया है तो उसके आने का पता चलता है, यानी जिससे हमारे एक्शन का पता चलता है, जो हम काम कर रहे हैं उससे वो पता चलता है, उसको बोला जाता है मेन वर्ब। यानी इससे क्या होता है कि हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि मेन वर्ब है क्या, यानी हमारा एक्शन पता चलता है। एक्शन का मतलब ये होता है, चाहे आप स्लीप कर रहे हो, सो रहे हो, वो भी आपकी मेन वर्ब है, तो वो भी तो कोई क्रिया हो रही है, तो स्लीप भी, उससे भी हमारा एक्शन ही पता चल रहा है। यानी ऐसा काम, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमारा काम पता चलता है, वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे खाना, रहना, सोना, चलना, कुछ भी, वॉक भी, जैसे टॉक भी, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मेन वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो होती है जिससे हमें हमारे एक्शन का पता चलता है कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो, एट व्हाट वी आर डूइंग, तो हम कर क्या रहे हैं, जिससे ये पता चलता है, वो मेन वर्ब होती है। तो अब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो यही है, क्या है कि जो मेन वर्ब होती है वो इन 3 टेंसेस के अंदर मेन वर्ब नहीं होती है, और जितने भी मेन वर्ब वाले सेंटेंसेस होंगे, यानी जिसके अंदर भी हमारा एक्शन पता हमें चलेगा, वो सारे टेंसेस हमें इन 12 टेंसेस में बनाने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इनको हम 3 को अलग क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें वो सेंटेंसेस बनते हैं जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती है, और इन 12 में वो सेंटेंसेस बनते हैं जिनके अंदर जो है मेन वर्ब होती है। तो यहाँ तक किया हमने। अब जो है इसको, जो हमने कहा कि जो पहले पोर्शन है, यानी हम टेंसेस की बजाय अब चलते हैं जो हमारे 3 टेंसेस लिए हैं हमने उनकी तरफ। तो अब इनमें मेन वर्ब नहीं होता तो क्या होता है, फिर सिंपल प्रेजेंट है, अब इनमें और सिंपल पास्ट है। जैसे अब इनमें मेन वर्ब नहीं होती तो क्या होता है, अब इनमें मेन वर्ब नहीं है तो क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस, इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग जैसा नाम लिखा है तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, सहायता करना, हेल्प करना। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है कि इनमें जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, इनमें मेन वर्ब नहीं यूज करेंगे हम, यानी कि ना तो इसमें गो आएगा, ना इनमें कम आएगा, ना इसमें जो है ईट आएगा, ना इसमें जो है स्लीप आएगा, इस तरह के वर्ड नहीं यूज किए जाएंगे इनमें, क्योंकि ये जो है क्या होते हैं, इसमें मेन वर्ब यूज ही नहीं कर सकते। मेन वर्ब वाले सारे सेंटेंसेस किसमें चले जाएंगे, जो 12 टेंसेस हैं उनसे बनेंगे। तो अब जो है इससे कौन से सेंटेंस बनते हैं, यानी अब पहले तो हमारा ये था कि भाई उसमें मेन वर्ब होती है, तो यहाँ क्या होता है, तो ये सेंटेंस बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते ही हैं। उन टेंसेस में क्या होता है, जो 12 टेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है और उनमें मेन वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस। तो ये हुआ हमारा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम इनमें कौन से सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी उसमें तो वो सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें एक्शन होता है, तो इनमें कौन से सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इनकी बात करते हैं गाइस। अब इसको समझना है थोड़ा सा आपको, ये जो है चीजें ये समझने की ज्यादा होती हैं। जैसे हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, आपने सुना होगा सब्जेक्ट, इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ता। वैसे तो ये कहा जाता है कर्ता क्या होता है, जो कुछ काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता, यानी काम करने वाला ये होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, तो जो कोई भी सेंटेंस है, जैसे क्या होता है गाइस, हमें थोड़ा सा एक बार पैटर्न को समझना है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के अंदर,
तो नॉर्मली हमारे पास ये पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। वैसे तो और भी ज्यादा और भी स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पहले कॉमन स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। यानी हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में भी होता है। हिंदी के स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है वर्ब आएगी। तो गाइस मैं आपको जो है हिंदी की स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ कि पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है वर्ब आएगी। इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो सेम है आगे, लेकिन फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ये बात सुनी हो, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश जो है हिंदी के उल्टी चलती है। तो उल्टी चलने की वजह देखो, यहाँ से ही उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो चीज आगे है वो यहाँ पीछे चली जाती है, यहाँ पे जो पीछे है वो यहाँ पे आगे आ जाती है। तो ये हमारी इंग्लिश की स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ऐसे तो और भी स्ट्रक्चर है, और ये हमारी जो है हिंदी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो नॉर्मली मैंने ये बोला। अब क्या होता है, जैसे मैं इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस हिंदी का बता रही हूँ आपको, ताकि आपको ये मेरी बात क्लियर समझ में आ जाए। जैसे ये कहे वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। अब ये सेंटेंस है, देखो उसने क्या एक्शन किया है, खेलने का एक्शन किया है। उसका काम क्या है, यहाँ पे क्या एक्शन है, उसका खेलना है। यानी खेलना क्या है, उसकी मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो ये एक्शन को ही क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। अब वह किसने खेलने का काम किया है, वह ने, और वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसने क्या खेला है, फुटबॉल खेला है, फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हिंदी के सेंटेंसेस क्या स्ट्रक्चर हो गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गई। तो जो यहाँ मैंने लिखी वही स्ट्रक्चर हो गई। ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई संरचना, संरचना का मतलब होता है कि जो आपको अलग अलग वर्ड मिले हैं उनको आप किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, ये होती स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है। तो कोई भी सेंटेंस जो बनता है तो वो स्ट्रक्चर पे बनता है। आप लोग घर बनाते हो तो घर पे ये थोड़ी ना कि कहीं पे जहां दिल किया वहीं पे कुछ बना दिया। तो पहले एक नक्शा बनाया जाता है। भाई ठीक है कि जो अमीर लोग हैं वो आर्किटेक्चर से बनवा लेते होंगे, जो गरीब लोग हैं वो अपने माइंड में बना लेते होंगे कि यहाँ पे ये बनाएंगे, वहां पे ये बनाएंगे। फिर होता है या दिल करता है जहाँ पे कुछ भी बन जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक ढांचा तैयार किया जाता है, भाई यहाँ चीज ये रखी जाएगी, यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी, ऐसे कुछ। तो ये जो है स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या कहा कि जो इंग्लिश पे आ जाते हैं, अब हम इंग्लिश की बात करें हम, तो जैसे हम ये कहें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये कहा कि मान लीजिए यही स्ट्रक्चर है, बाकी और भी बहुत स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा, ये जरूरी नहीं होता कि ये कुछ ना कुछ एक्शन ही करे, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर टाइम एक्शन में हो। तो ये हमने कहा कि सब्जेक्ट ठीक है कि हम हिंदी में इसको बोलेंगे करता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हर बार कुछ ना कुछ काम करे। इसके बारे में, जब ये काम करता है, कोई ना कोई सेंटेंस में काम करता है, जैसे अभी हमने कहा कि वो फुटबॉल खेलता है, तो ये सेंटेंस में वो खेलना जो है हमारे पास उसका एक्शन आ गया है। तो ये तो 12 टेंसेस में बनेगा, यानी हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये 12 में जाएगा कि 3 में जाएगा। तो जैसे ही हमें मेन वर्ब मिलती है, एक्शन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेंस किस में चला जाएगा, वो सेंटेंस किस में बनेगा, वो 12 टेंसेस में बनेगा, कोई 3 का नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन दी जाती है यानी सूचना दी जाती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो सूचना होती है उसके बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ये है। जैसे हम यूं कहें कि भाई, जैसे हम ये कहें कि ही इज अ डॉक्टर, मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिखा ही इज अ डॉक्टर, ये लिखा, तो यहाँ पे जो ही जो है पैटर्न पे, तो देखो ये भी है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर में नहीं है, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी है। लेकिन आप ये देखिए ही जो है, यानी ही जो सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया सेंटेंस में, सब्जेक्ट तो ये भी है, यानी कर्ता तो यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन इसने काम क्या किया है। तो काम क्या किया है, जैसे उसमें कहा, अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं एक बार, जैसे कहे वह एक डॉक्टर है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, वह एक डॉक्टर है, ये लिखा, और वहां पे मैंने लिखा था कि वह फुटबॉल खेलता है। जैसे 2 सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेलता है और वह एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे वह क्या, हमें ये नहीं पता वह है कौन, हमें ये पता है कि वो काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि वो काम क्या कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये है कौन, यानी इसके बारे में हमें क्या मिली है,
सूचना मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं पता चल रहा, लेकिन हमारे पास क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है कि ये आदमी ये है, ये आदमी ऐसा है। तो वो जो हमें जो है ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसके अंदर हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, कि उसकी सूचना होती है कि ये है, ये वो है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो वो जो है सेंटेंसेस हम किस में बनाएंगे, इन 3 टेंसेस में बनाएंगे। यानी जब हमारा सब्जेक्ट जो है किसी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी तरह के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम सिर्फ उसके बारे में क्या लेके आते हैं, हमारे पास क्या होती है उसके बारे में, एक सूचना होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं कि फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस किस में बनेगा। ये मैं एक बार फिर से दोबारा डिफरेंस बता रही हूँ। अगर आपको सेंटेंस में जो है, जो हिंदी का सेंटेंस है, पहला डिफरेंस यही कीजिए कि अगर आपका हिंदी का सेंटेंस जो है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका काम दे रखा, चाहे वो काम कुछ भी हो, खेलता है, सोता है, खाता है, पीता है, कुछ भी दे रखा हो, तो वो सेंटेंस इसका मतलब किस में जाएगा, उन 12 टेंसेस में बनेगा। और जो सेंटेंस जिसमें हमारे पास खाली इंफॉर्मेशन है, हमें ये नहीं पता कि हमारा सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, तो वो सेंटेंस किसमें बनेगा, इन 3 टेंसेस में बनेगा। तो पहला मोटा जो है डिफरेंस ये है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब इसको जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से हम करते हैं। आज जो हम करेंगे इन 3 टेंसेस के बारे में ही करेंगे जो स्टार्टिंग में हमारे पास है। तो गाइस अब जो है सबसे पहले मैं लेती हूँ सिंपल प्रेजेंट को, एक एक करके 1 बाय 1 करेंगे इनको हम। तो सिंपल प्रेजेंट है हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है इज एम आर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रही हूँ गाइस, आपको मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। वैसे तो देखो ये लिखने को भी हिंदी में भी लिख सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाइए फर्स्ट डे से ही। इंग्लिश के लिए जो है फ्रेंडली नेचर अपनाइए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको साथ में इंग्लिश में लिख रही हूँ, और आपको जैसे सूट करता हो, बार बार मैं हिंदी में तो बोल ही रही हूँ। तो ये क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इन दिस टेंस, क्योंकि गाइस एक तो ये होता है कि हैबिट भी बनानी होती है, हैबिचुअल भी होना होता है। तो स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही हम धीरे धीरे अगर हैबिचुअल होंगे, चीजों को हम समझने लगेंगे, क्योंकि मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो वो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और एक लिखी हुई चीज को आप उससे पढ़ेंगे कि हाँ ये हिंदी की बात ऐसे इंग्लिश में लिखी जाती है, तो यू विल बी बिकम मोर हैबिचुअल, तो आप उन चीजों के लिए और ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे। इन दिस सेंस सब्जेक्ट डज नथिंग, in this tense subject does nothing, only information is given, only information is given about the subject, ये कह रहा है कि सिर्फ जो सब्जेक्ट के बारे में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन, एंड if this information is in present, यानी है मैंने डेफिनेशन किसकी बताई है, सिंपल प्रेजेंट से आप कौन सा टेंस बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस जो आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो ये क्या लिखा मैंने, ये कह रहा है इन दिस टेंस, इस टेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर यानी कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इज एम आर होता है। तो इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट डज नथिंग, जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ नहीं करता। देखो गाइस ये क्या होता है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि लिखा हुआ, अब आपको मैं कहूँ कि ये कहो कि ये कुछ नहीं करता, तो आप सोचोगे कुछ नहीं, कुछ के लिए क्या यूज करूँ, नहीं के लिए क्या यूज करूँ, तो सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आप जितना चीजों को देखेंगे उतना चीजों के लिए ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि मैडम ये सेंटेंस ऐसे लिख रही है, तो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी और आप भी इन सेंटेंसेस को यूज करना शुरू करोगे। तो ये कहा है कि इन दिस टेंस सब्जेक्ट डज नथिंग, सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, यानी कोई काम नहीं करता होगा। ओनली इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सब्जेक्ट, सिर्फ जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। यानी सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। और ये इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट की है, यानी अगर ये इंफॉर्मेशन कब की है, वर्तमान की है,
इंफॉर्मेशन कब की है, प्रेजेंट की है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस टेंस को किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे उस टेंस को हम। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब जो हम इसका कहाँ यूज करें और जो है इज एम आर का यूज कैसे करें हम, अब लेते हैं। जैसे अगर हम इसका यूज कब करना है, इसका यूज करना हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आप सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है एक वचन। एक वचन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन। एक वचन और बहुवचन तो आपको पता ही होंगे। तो इज का यूज किसके साथ किया जाता है, जो एक वचन होता है। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, जैसे ही आएगा, शी आएगा, जो एक ही होता है। अब ही में कौन होता है, ही में वह होता, वो नहीं होता। यानी ही में क्या होता है, ही की हिंदी क्या होती है, वह। वे तो नहीं होती ना हिंदी ही की, तो क्या होती है, वह होती है। वह यानी कि कोई एक ही है। तो ये जो है क्या हुआ, सिंगुलर, यानी कि इज जो है, इज जो है आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक वचन में जो है, और इसमें ही है, शी है, इट है, और या किसी का नेम है या कोई नाम आ जाए, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, यानी ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई नाम आ जाए, तो आप वहां पे उसके साथ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अब दूसरा एम है, तो एम किसके साथ बनता है, आई के साथ, यानी आई यानी मैं के साथ, यानी आई के साथ क्या यूज करेंगे आप, एम का यूज करेंगे। अगर हम बात करें आर की, तो आर कहाँ यूज किया जाएगा गाइस, आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है आप आर का यूज करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है जैसे यू, और जो है वी, दे, ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है। या कोई एक से ज्यादा नाम दे रखे हो, मोर देन वन नेम, यानी एक से ज्यादा नाम दे रखे हो तो भी यूज कर सकते हैं। अब गाइस जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम, तो तुम तो जो हम एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में सिर्फ यू ही होता है, तो हम जो है ये यू जो है इंग्लिश में हम प्लूरल में यूज करते हैं, यानी उसको बहुवचन मान के चलते हैं। और वी में क्या होता है, हम में तो मैं भी हूं और दूसरे भी हैं, यानी बहुवचन हो गया। दे में क्या होता है, वे, तो वे क्या हो गया, वे यानी कि ज्यादा, और वह यानी कि एक। तो इसका मतलब क्या है कि आप आर जो है किसके लिए यूज करेंगे, जो आपके पास बहुवचन में आएंगे उसके लिए आप जो है आर का यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे किस में यूज करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में ये यूज किया जाता है कि आप जो है इज एम आर का यूज करेंगे, या और कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होगा, यानी हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, और वो इंफॉर्मेशन किसमें होगी, वो वर्तमान में होगी। फिर हमें ये देखना है कि भाई हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो है ये सेंटेंस तो इज एम आर में से बनने वाला है। फिर हमें ये देखना है कि इज एम आर में से बनेगा तो इज यूज करें, एम यूज करें या आर यूज करें। तो हमें क्या यूज करना है, फिर हमें ये देखना है कि हमें जो है इज एम आर में से क्या यूज करना है हमेशा। तो इज जो है सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, एम जो है आई के लिए, आर जो है किसके लिए, प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर में कौन होता है, ही, शी, इट या कोई नाम होता है। प्लूरल में कौन होता है, यू, वी, दे, और वे, दे यानी वे होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल में यूज किया जाता है। अब इसको यूज करके देखते हैं गाइस हम। ये तो बहुत ही बड़े रूल रेगुलेशन है, ये आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन आप इसको यूज करते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास मान लीजिए सेंटेंस है कि वह शरारती है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, वह शरारती है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए आप मुझे, क्या आपको पता क्या चल रहा है कि वह जो है वह ने क्या काम किया है। देखो आपको लग रहा होगा कि उसने शरारत की है, वह ने शरारत की है, नहीं। अब जैसे कोई बच्चा है वो बाय नेचर क्या थोड़ा सा शरारती है, तो वो मान लीजिए सो रहा है, तो उसकी मदर आके है कि बेशक कोई उसको बोले आके कि भाई देख तुम्हारा बच्चा तो बड़ा शरीफ है, तो कहीं नहीं, वो जो मदर है वो कहे ये कहीं नहीं शरीफ, ये बहुत शरारती है, वो सोया है ये। तो यानी उस टाइम पे उसका काम क्या है, स्लीप है, स्लीपिंग कर रहा है वो। लेकिन उसका नेचर, उसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, हम ये नहीं कह रहे कि वो अब क्या कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास।
वो खेल रहा है तब भी शरारती है, वो सो रहा है तब भी शरारती है, वो खाना खा रहा है तब भी शरारती है। लेकिन हमारे पास उसकी क्या इंफॉर्मेशन आई है कि वो शरारती है, यानी वह क्या काम कर रहा है, अभी तोड़ फोड़ कर रहा है, या जो सो रहा है तब भी हम यही कह रहे हैं कि वो शरारती है। यानी वह के बारे में हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि वो ये है, वो क्या है ये बताया गया है। और यहाँ पे क्या है, ये इंफॉर्मेशन कब की है, वो वर्तमान की है, यानी कि प्रेजेंट की जो है इंफॉर्मेशन है। तो हमने देखा कि यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका, वो जो है क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ आया है, उसका हमें एक्शन नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा वो क्या काम कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन कब की है, वर्तमान की है। तो इसका मतलब क्या है, क्या डिसाइड हो गया सेंटेंस से कि ये सेंटेंस जो है किससे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, यानी कि इजर मार्ग में बनेगा। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम। पहले हम हमेशा क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेंगे, यानी वह को क्या बोलेंगे, वह को क्या बोलेंगे, ही। फिर यहाँ पे बोला है, तो हमने कहा कि ही के साथ ही कौन सा, फिर आप ये देखिए कि ही जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा है, यानी ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। तो ये ही क्या है, अकेला ही है, तो यानी ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन में है। और फिर हमने देखा कि वर्तमान में है, तो वर्तमान में इंफॉर्मेशन है, तो ही के साथ क्या लगानी है, इज। अब ये क्या है, नोटी ही बोल रहा है, शरारती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, नोटी, ही इज नोटी। तो ये जो है सेंटेंस बन गया हमारा, ही इज नोटी, यानी वह शरारती है, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे गाइस, धीरे धीरे जो है जैसे इन चीजों को करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है बहुत अच्छी राइटिंग कर पाएंगे। आप जो है दूसरे के लिखे हुए में भी गलती से निकालेंगे कि भाई ये जो है हमने इसमें ये गलती है। जैसे क्या होता है गाइस, जो जिन बच्चों को लिखना भी आता है वो लिख तो लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये मेरा ठीक भी लिखा गया है कि गलत है, और इसमें गलत है तो क्या गलत है। तो ये चीजें आपको जो है विद जो है रीजन आपको तैयार करेंगे, लॉजिक होगा आपके पास कि ये चीज यहाँ ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीजें आपको सिखाएंगी। राइटिंग की तरफ जो है एक बहुत अच्छी कमांड बना देती है। तो बस यू हैव टू बी मोटिवेटेड, हमेशा लगे रहना है, मोटिवेटेड रहना है। धीरे धीरे आप एक दिन देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी कमांड है तीनों चीजों के ऊपर। और जब आप एक रीजनेबल लेवल ले लेंगे तो मैं एक इंप्रेसिव राइटिंग कैसे लिखा जाता है वो भी होगा, उससे भी हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इंप्रेसिव राइटिंग की तरफ भी लेके चलेंगे हम। तो पहले स्टार्टिंग है, तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। अभी एक आध सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि, अगर हम ये कहें कि वह पायलट है, जैसे मैं ये कहूँ कि वह पायलट है, वह पायलट है, तो यहाँ पे क्या है, अब वह क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ उसकी सूचना दी गई है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता, हमें ये बताया गया कि वो जो है पायलट है। तो अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, यानी वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में खाली हमारे पास क्या है, सूचना दी गई है। हमें ये नहीं पता कि वो जो है क्या कर रहा है, ये नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो क्या है। तो सेंटेंस बनाएंगे तो ही क्या, वह क्या है, ही है। अब यहाँ पे जो है वर्तमान में सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा, इज। अब यहाँ पे पायलट है, ही इज अ पायलट। तो ये जो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज अ पायलट। जैसे आप सोच रहे होंगे शरारती से पहले या नोटी लिखा था तब तो मैंने एआई कुछ भी नहीं लगाया था, अब यहाँ पे लगाया है। तो गाइस ये जैसे वैसे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पता चलेगी आपको जब हम आर्टिकल का टॉपिक करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। ये जो है जहां आपको प्रोफेशन मिल जाए, व्यवसाय मिल जाए, जैसे पायलट क्या है, टीचर क्या है, ये व्यवसाय है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पायलट की बजाय ये होता कि वो इंजीनियर है, तो हम इस सेंटेंस को बनाते ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। ये जो है सेंटेंस इस तरह से बनाते हम। यानी फिर आर्टिकल हमें देखना है कि ए लगेगा एन लगेगा, यानी व्यवसाय से पहले आपको क्या लगाना है, वो जो है ए या एन का लगाना है। वो जो नोटी एक विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उससे पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं देना होता। बाकी डिटेल की इंफॉर्मेशन आपको जो है आर्टिकल का टॉपिक करेंगे तो उस टाइम पे मिल जाएगी। अब गाइस इसका हम जो है, ये तो हुआ है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होता वो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने कहा सब्जेक्ट हुआ, वाई है हमारे पास, जो अब जितने भी हमने सेंटेंस बनाए थे।
और जो है ऑब्जेक्ट, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ गाइस, वैसे में मैंने सी क्यों लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आप सीधा लेके चलिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से एक होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब आएगा तब जो है इसको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। फिलहाल ये मान के चलो कि सेंटेंस क्या है, इसमें नोट वगैरह कहीं नहीं आया है, नेगेटिव नहीं है ये, तो ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अगर हम ये कहें कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नेगेटिव क्या होता है, जिसमें सेंटेंस क्या होता है आपका नकारात्मक होता है, यानी नोट का यूज किया जाता है, वो जो है सेंटेंस आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर जो है वर्ब होगी, यानी हम जो है फिलहाल तो हेल्पिंग वर्ब की ही बात कर रहे हैं, फिर हमारे पास नोट होगा, फिर जो है जो भी सेंटेंस में पीछे दे रखा होगा वो यूज कर लेंगे। अगर जो है थर्ड टाइप होती है कि नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन की पुटिंग होती है, यानी प्रश्नवाचक जिसको कहा जाता है वो होता है। तो इस प्रश्नवाचक में क्या होगा कि जो आपकी जो वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो देगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है पीछे, तो क्वेश्चन मार्क जो है पीछे आ जाएगा। अब जो है एक और चौथी जो टाइप होती है वो क्या होती है कि जो है इंटेरोगेटिव और जो है नेगेटिव मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिक्स होके आ जाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप कि पहले जो है वर्ब आ जाएगी, पहले जो है वर्ब आ जाएगी, उसके बाद जो है फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है नोट आएगा, और उसके बाद जो है जो भी सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट जो भी दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये नॉर्मली सेंटेंस इस तरह से बनते हैं हमारे। तो गाइस ये इतना आपको, आप सोचोगे इतनी हम स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, तो इतना कुछ याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं ये तो मैंने बता दिया, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी क्या आती है, वर्ब होती है। चाहे अभी तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी जय मार वो आ जाएगी, फिर जो हमें पीछे दे रखा है वो लिख देंगे हम। तो अगर नेगेटिव बनाना है आपको, तो गाइस मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ यहाँ पे, चाहे आप ये 3 टेंसेस करें, चाहे आगे चल के आप 12 टेंसेस करेंगे, उन सब में एक ही बात होती है, कॉमन जो होती है वो ये होती है कि जो नेगेटिव जब आप सेंटेंस बनाते हो तो जो नोट करता है उसकी पोजीशन हमेशा थर्ड पोजीशन रहती है, यानी वो हमेशा जो है थर्ड नंबर पे यूज किया जाता है। नोट को हमेशा कहाँ यूज करेंगे, थर्ड नंबर पे यूज करेंगे। अब थर्ड नंबर पे कैसे यूज करोगे आप, जैसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट आएगा। यानी आप कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें जो आपने नोट लगाना है, तो हमेशा नोट कौन सी जगह पे आने वाला है, थर्ड नंबर पे। और कुछ भी हो, कितना ही लंबा सेंटेंस हो, कितना ही छोटा सेंटेंस हो, उससे नोट की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो नोट हमेशा कहाँ रहने वाला है, थर्ड नंबर पे रहने वाला है, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो, यानी कैसा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें नोट यूज किया है आपने तो वो जो है थर्ड नंबर पे ही रहेगा। आप यहाँ पे देख लो, जैसे ये तो अब इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर इसका हो गया, सेकंड इसका हो गया, थर्ड नंबर इसका हो गया। यानी जो थर्ड है नोट हमेशा कहाँ आता है, थर्ड नंबर पे ही रहता है, थर्ड पोजीशन पे ही रहता है। तो ये नेगेटिव का हमेशा अपने माइंड में याद रखिए। तो वो ये याद रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ये पूरी कहानी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने ये बताया आपको थर्ड का जो है नोट के बारे में बताया। अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है गाइस, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से बाहर निकाल दो, उसको पहले रख दो। अगर आपके पास सब्जेक्ट में दो आपको ऐसे सेंटेंस में मिलेंगे, चलो ये तो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो हमारे जो मेन टेंसेस आएंगे उसमें दो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तीन हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो चाहे कितनी भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो हमारे पास, हमें अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे अब इसमें तो एक ही है, तो हमने इसी को बाहर रख दिया। जैसे इस सेंटेंस में देखो तो ये अंदर थी, इसी को हम क्या लिया है, बाहर लिया है, सब्जेक्ट से पहले रख दिया हमने, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जैसे वो 12 टेंसेस करेंगे हम, उसमें दो भी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब तीन भी आ जाती है, तो उसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको एक ही बात यहाँ ध्यान रखनी है क्या, कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो हमारा सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, हेल्पिंग जो है इंटेरोगेटिव की बन जाएगी। अब इस वजह से ये टाइप है, ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की मिक्स करके बना रखी है। तो हमें वही याद रखना है कि नेगेटिव कहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है
उसको बाहर निकाल दो। कौन सी हेल्पिंग वर्ब को? सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब को। यानी कि इसमें 2 3 कितनी भी दे रखी हो, हमें सिर्फ पहली को ध्यान रखना है, पहली हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो। और जो इजेमार वाले, वॉज वाले, हैज वर्ड वाले सेंटेंस होंगे, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, बाकियों में ज्यादा होगी। जैसे जो 12 टेंसेस करेंगे उसमें 2 भी मिलती हैं, 3 भी मिलती हैं। लेकिन बस एक माइंड में रूल रखो, क्या कि नेगेटिव हमेशा थर्ड नंबर पे आने वाला है और इंटरोगेटिव में पहली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर निकल जाएगी। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब जो है हम इन पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अब जो है इसमें कुछ सेंटेंसेस अगर हम बनाएं तो इसमें क्या है गाइस, इसमें जो अगर हम सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे एक है कि पक्षी काले हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस है, पक्षी काले हैं। तो इसमें क्या है कि पक्षी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं कि वो उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसका एक्शन तो नहीं पता चल रहा ना हमें उसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो उसका कलर बताया गया है। अब जो काला पक्षी है, बर्ड है जो ब्लैक है, वो उड़ भी सकता है, वो बैठ भी सकता है, वो दाना भी चुग सकता है, यानी उसका कोई सारे एक्शन वही हो सकते हैं जो एक जो व्हाइट के होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये पक्षी जो है कर क्या रहे हैं, हमें खाली ये पता है कि पक्षी के इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, उसके बारे में हमारे पास सूचना क्या है, तो हमें ये देखना है यहाँ पे। तो अब हम जैसे सेंटेंस को बनाए, अब ये देखो ये सेंटेंस कैसा है, इसमें कहीं नकारात्मक तो नहीं है, यानी कि पहला काम आपका क्या है जब आप सेंटेंस बनाओ, तो ये देखो कि जो सब्जेक्ट है वो उसका काम क्या है यहाँ पे। तो देखा कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो जो प्लस जो 12 टेंसेस है उनको छोड़ दो, उसमें से नहीं बनेगा ये, इसमें से बनेगा वो 3 टेंसेस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आ रही है, उसका एक्शन नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि 3 में बनने वाला है। अब ये क्या है कि पक्षी काले हैं, पक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, और वो इंफॉर्मेशन कब की मिली है? प्रेजेंट की मिली है, इजेमार की मिली है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, क्या लगता है? इजेमार, तो यानी इजेमार से ये सेंटेंस बनने वाला है। अब इस सेंटेंस को लेते हैं तो कैसे बनाएं, और हमने देखा कोई नहीं वाला सेंटेंस भी नहीं है, क्या वाला सेंटेंस भी नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? द बर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पक्षी काला है ये नहीं बोला है, पक्षी काले हैं ये बोला है, तो काले ज्यादा इसका मतलब पक्षी, तो हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? बर्ड्स। अब जो है ज्यादा के लिए यानी कि बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए आप क्या यूज करेंगे? आर। इजेमार में से क्या यूज करेंगे? ये किसके लिए है? बहुवचन के लिए। ये किसके लिए है? सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? बर्ड्स आर, अब क्या बोले? ब्लैक। तो ये आपका सेंटेंस हो गया द बर्ड्स आर ब्लैक। अब मान लीजिए ये सेंटेंस हो जाए कि पक्षी काले नहीं हैं, मान लीजिए ये सेंटेंस हो जाए अब पक्षी काले नहीं हैं, ये सेंटेंस है, यानी नेगेटिव यूज कर दिया आप हमारा सेंटेंस। तो हमें क्या करना है? हमें भी यही बना देना है द बर्ड्स आर। अब यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो नहीं आया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करना, हमें पता है कि नोट लगाना। नोट कौन से नंबर पे लगेगा? थर्ड पे। तो पहले तो हो गया सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ से काउंटिंग नहीं लेनी है कि द आर्टिकल को भी ले, सब्जेक्ट से काउंटिंग लेनी है, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका मतलब हमें अब क्या लेना है? नोट नेगेटिव वाला था, तो फिर क्या आ जाएगा? ब्लैक। द बर्ड्स आर नॉट ब्लैक। पक्षी काले हैं, क्या पक्षी काले हैं? ये सेंटेंस होगा, क्या पक्षी काले हैं। तो हमें क्या करना था? क्या में आंसर पूछ लिया, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया है। फिर ये वही काम है हमारा कि सब्जेक्ट को देखो कि ये क्या काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, यानी 3 टेंसेस में आएगा। इंफॉर्मेशन मिली है, और इंफॉर्मेशन कब की है? प्रेजेंट की है। सेंटेंस क्या में दे रखा है, तो बस क्या करना है आपको? ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर रख देना है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? अब पक्षी क्या है? बहुवचन में है, बहुवचन में क्या लगता है? आर। तो आर द बर्ड्स ब्लैक, ये है आर द बर्ड्स ब्लैक, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो सेंटेंस बन गया हमारा। अब ये कहें कि दोनों ही बातें होती, क्या पक्षी काले नहीं हैं, यानी ये नहीं भी साथ में शामिल होता है यहाँ पे, क्या पक्षी काले नहीं हैं, तो क्या करते हैं हम इसका? ये देखो ये वाला सेंटेंस है, इसमें थोड़ी ही चेंजिंग करके बन जाएगा। नेगेटिव तो है ही हमारा सेंटेंस, हमें क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे आर द बर्ड्स नॉट ब्लैक। तो ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, तो दोनों ही हो गए। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
आज जो है सिर्फ ये यहाँ तक ही करेंगे हम, जो हमारी राइटिंग का पोर्शन है यहीं तक करेंगे ग्रामर का। अब जो है क्योंकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट होना भी जरूरी था, चीजों को समझाना भी ज्यादा जरूरी था। कैसे करेंगे, फिर रूटीन में क्लास चलती है तो आप भी जो है मेंटली हैबिचुअल हो जाते हैं, मेंटली सेट हो जाते हैं कि ये चीजें हमें ऐसे करनी है। अब थोड़ा सा जो हम पोर्शन ले लेते हैं वो जो है हमारा जिसमें हमें रीडिंग से रिलेटेड होगा और जो है हमारा किससे रिलेटेड होगा, स्पोकन से रिलेटेड भी पोर्शन होगा। तो एक छोटा सा पोर्शन उसको भी ले लेते हैं अभी हम। ग्रामर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो ये दोनों बच गए हैं, सिंपल पास्ट और हैज हेड को हम करेंगे। तो अब रीडिंग भी, और इसी के अंदर जो है साथ में, क्योंकि अभी क्लास ही हमारी फर्स्ट हुई है तो इसी में जो है जो आपको थोड़ा सा स्पोकन में भी हेल्प करे वो चीजें लेते हैं। तो गाइस जैसे एक वर्ड है हमारे पास एडवाइस, और इसी के साथ जो है एक वर्ड होता है एडवाइस, ये वर्ड है। तो ये क्या है कि ये पहले तो इनको ये है कि ये यूज कैसे करें हम, क्योंकि ये धीरे धीरे भी अगर जैसे हम थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाएंगे, इसके ऊपर 5-7 मिनट भी लगाएंगे रोज का, तो हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल होगा। और जब हम एक्चुअल में रीडिंग और राइटिंग कर रहे होंगे, स्पीकिंग कर रहे होंगे, ये चीजें राइटिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी कि भाई आपको ये समझ में आएगा कि मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पे या ये नहीं करना चाहिए। फिर प्रोनाउंसिएशन भी हमें पता होनी चाहिए किस वर्ड को बोलते क्या है। तो ये चीजें क्या है कि अगर हम 10-10 मिनट भी इन पे देंगे एक्स्ट्रा, रीडिंग और स्पीकिंग को साथ में लेके चलेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद 1-1.5 महीने के बाद आपके पास एक अच्छा मटेरियल होगा। जब आप एक्चुअल में रीडिंग और स्पीकिंग पे पहुंचोगे तो आपके पास एक ये कहे कि बहुत एक स्टोर होगा अच्छा सा, जो आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो जैसे गाइस सबसे पहले तो दिक्कत यही है कि एडवाइस और एडवाइस में जो है डिफरेंस क्या है, इसको ये यूज हम कैसे करें कैसे नहीं करें। तो एक तो ये है कि ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है गाइस, और ये जो है ये एक नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, इसको बोलते कैसे हैं। जिसमें गाइस एस लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग में एस लिखा हुआ है, ये जो है इसको ज बोलेंगे, आप बोलते हैं ज, ऐसे आनी चाहिए। और जिसमें सी लिखा हुआ है जिस स्पेलिंग में, इसको बोलते हैं स। जैसे अगर मैं कहूँ कि एडवाइस, जिसमें लिखा है ऐसा है तो उस वर्ड को बोलेंगे आप एडवाइस, एडवाइस बोलेंगे। और जिसमें सी आया है उसको बोलेंगे एडवाइस, तो एडवाइस आ जाएगा। तो यानी एक तो पहला ही मोटा जो डिफरेंस है वो इनकी प्रोनाउंसिएशन में है। तो आप इस वर्ड को जब भी आप यूज करें तो इन वर्ड को जो है सही प्रोनाउंसिएट करें। तो जिसमें ऐसा है उसको क्या बोलेंगे, जेड वाली साउंड आती है जो एडवाइस, और दूसरे को क्या बोलेंगे एडवाइस, ठीक है, उसको स से बोलेंगे। अब जो दूसरा डिफरेंस है इनके अंदर वो है कि जो एडवाइस है वो आपकी जो है वर्ब की तरह काम करती है, और जो एडवाइस है वो जो है नाउन की तरह काम करता है। अब नाउन और वर्ब क्या होती है गाइस, तो नाउन और वर्ब को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए। वर्ब जैसे मैंने कहा क्या होती है, जब क्रिया होती है यानी उससे हमें काम क्रिया पता चलेगी। और नाउन क्या होता है, जिसको कहा जाता है हिंदी में संज्ञा। अब संज्ञा का क्या मतलब होता है, संज्ञा होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। तो जब संख्या के रूप में आप इसको यूज कर रहे हैं तो जो है एडवाइस को यूज करेंगे, और जब वर्ब के रूप में इसको यूज किया जा रहा है एडवाइस यूज किया जाएगा। जैसे अगर हम सेंटेंस लें कि ही एडवाइज्ड मी, तो यहाँ पे ही क्या है, ही क्या सब्जेक्ट है, और एडवाइज्ड ये क्या हुई वर्ब, उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी। और जो अगर आप ये कहें एडवाइस यूज करना है तो हिज एडवाइस वाज वेरी गुड। अगर हम ऐसे कहें हिज एडवाइस वाज वेरी गुड, तो यहाँ पे जो एडवाइस है ये क्या है, एक नाउन के रूप में आया है, और जो है यहाँ पे ये वर्ब के रूप में नहीं आया है। तो गाइस एक तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखेंगे कि इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं, और फिर यूज करते हुए भी हम करेंगे। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो एक अच्छा स्टोरेज इकट्ठा होगा और आप अच्छे से इन चीजों को एक लेवल में जाके अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब दूसरा जो हमारे पास वर्ड आता है वो है एक्सीडेंट है और इंसिडेंट है। सेकंड जो हमारे पास वर्ड का पेयर है वो है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो प्रोनाउंसिएशन तो वैसे भी अलग है, एक्सीडेंट है और इंसिडेंट है। एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना जिसको बोला जाता है। तो दुर्घटना क्या होती है, वो जो है प्री प्लान्ड नहीं होती है, यानी एक्सीडेंट जो है क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें
तो वो प्री प्लान्ड नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि वो कोई पहले डिसाइड नहीं किया जाता कि भी इसका एक्सीडेंट होना है या वो घर से चलता ही होगा। और एक्सीडेंट हमेशा जो है वो क्या होता है, बैड ही होता है, खराब ही होता है, और उसका रिजल्ट जो है इंजरी में निकलता है। यानी एक्सीडेंट है कि कुछ ना कुछ जो है नुकसान ही होता है आदमी को, हेल्थ इश्यू होता है या डेथ भी हो सकती है या इंजरी हो जाती है। तो एक्सीडेंट क्या होता है वो हमेशा, इसलिए तो दुर्घटना, दुर मतलब क्या होता है, दुर्घटना यानी कि बुरी घटना, तो ये होता है। और इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, यानी प्री प्लान्ड भी हो सकता है और प्री प्लान्ड नहीं भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि इंसिडेंट जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी कि और दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन एक्सीडेंट हमेशा क्या होता है वो बुरा ही होता है, बैड ही होता है। अगर हम जो है एग्जाम्पल की बात करें गाइस, तो ये कहें कि जैसे एक्सीडेंट की बात करें तो 5 पर्सन वर किल्ड इन एक्सीडेंट, तो जो है 5 लोग मारे गए। तो देखो 5 लोग मारे गए हैं एक्सीडेंट में, तो किल्ड हो गए, यानी उसका रिजल्ट एक दुर्घटना है। जब कोई उसमें मरा है तो वो अच्छी बात तो है नहीं, वो नेगेटिव ही है, तो बैड है ये, हमेशा दुर्घटना बुरी घटना होती है और उसका रिजल्ट जो है या तो डेथ में होता है, इंजरी में होता है। अगर हम ये कहें कि जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो इंसिडेंट की है, तो इंसिडेंट क्या है गाइस, इंसिडेंट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। दिस इंसिडेंट इज अनफॉर्चुनेट या दिस इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये कह सकते हो आप। तो इंसिडेंट जो है वो पॉजिटिव सेंस में यानी गुड के लिए भी यूज कर सकते हो और बैड के लिए भी यूज कर सकते हो। और एक्सीडेंट जो है हमेशा किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ बैड के लिए। तो जैसे आपको हो कि हाँ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो जो है मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था या सरप्राइजिंग था। जैसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई आपका बर्थडे वगैरह हो और आपको पता भी ना हो, कोई सरप्राइजली पार्टी अरेंज कर ले, तो वो इंसिडेंट जो है आपको खुशी देगी डेफिनेटली। तो दोनों सेंस में उसको यूज किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो पेयर है गाइस हमारे पास वो है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। पहले तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन को देखिए, एक है एक्सेप्ट जिसमें ए डबल सी आया है, ए डबल सी पी टी है जो, ये है एक्सेप्ट बोलेंगे इसको। और जिसमें ई से जो आपका वर्ड शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार कर ले आप। और एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के अलावा या उसके बिना, ये होता है इसका मीनिंग। तो अगर हम ये कहें कि एक्सेप्ट क्या होता है, इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। आई हैव एक्सेप्टेड हिज ऑल एडवाइस, आई हैव एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, मैंने उसके गिफ्ट को जो है स्वीकार कर लिया। आई हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर, मैंने उसके ऑफर को जो है क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोलेंगे। एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, तो आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट दिस, यानी इस क्वेश्चन के अलावा मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास वो है एक्सीड और जो है एक्सीड। देखो गाइस इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ही जो है मतलब ये सिमिलर है, जैसे पहले जिसमें ए आया है उसको बोलेंगे एक्सीड, और जिसमें ई से शुरू है वो एक्सीड। तो आप जैसे बोलते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा शायद कि ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन नहीं। जब आप जो है पहले वाले वर्ड को बोलते हैं जिसमें ए लेटर लिखा हुआ है, ए से जिसकी स्टार्टिंग है उसको बोलते हो, तो वो होता है अक, यानी पूरा कै बोला जाता है, अक्सीड ऐसे बोलेंगे। और जब आप जो है एक्स ई वाला ई एक्स वाला बोलते हो तो अक्सीड, यानी कि कै को आधा बोला जाता है, अक्सीड ऐसे बोलेंगे। यानी पहले वाला क्या बोलेंगे, जो ए से स्टार्ट है वो अक्सीड है, यानी क को पूरा बोलिए। और जो दूसरे वाला है वो जो ई एक्स है जो है अक एक साथ अ के साथ क को, यानी क को आधा बोलना है। कोई भी आधा लेटर वाला वर्ड बोल के देखो, एक तो आप उसी को पूरा बोल के देखो और उसी को एक बार आधा बोल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो आप जो ए से जो लेटर शुरू है उसमें क को पूरा बोलिए अक्सीड, और जो दूसरे वाला जो है जिसमें ई से शुरू है इसमें क को आधा बोलिए अक्सीड। तो ये जो डिफरेंस है। तो अक्सीड जो है, अक्सीड का मीनिंग होता है गाइस कि मान लेना, और एक्स जो अक्सीड है उसका मीनिंग होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये होता है। तो जो है जैसे हम अक्सीड का ले अगर, तो इसका है कि या आई हैव एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, या ही हैज एक्सेप्टेड टू माय रिक्वेस्ट, कुछ भी कह दीजिए कि इस तरह की उसने मेरी जो है जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया। या दे हैव एक्सेप्टेड
टू माय रिक्वेस्ट। और एक्सीड की बात करें गाइस, जिसका मीनिंग है कि बढ़ाना, डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट, इस टाइप से आप जो है सेंटेंस को यूज कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इसकी अभी तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, जैसे हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को ही किया है। तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप जो है सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक की एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो जैसे अगर आपको जो पीडीएफ मिलेगा इसकी एक्सरसाइज जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।